कि जितने भी लोग वेटिंग हॉल में उनको एडमिट करते जाएं, बार बार इसमें एडमिट कर, 2 लोग वेटिंग हॉल में वेट कर रहे हैं, प्लीज उनको एडमिट कर लें आप। तो ये जब तनाव होता है, ठंड तेज पड़ी, शरीर को कष्ट हुआ, ठंडक लगने लगी, तो शरीर जो है वो तनाव में आएगा। तो जब ये शरीर तनाव में आता है तो कुछ रासायनिक तत्व जो हैं वो शरीर में निकलते हैं उस तनाव से लड़ने के लिए। उनमें जैसे एक तत्व है कॉर्टिसोल हार्मोन, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है, और एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये हार्मोन्स हैं जो शरीर को उत्तेजना प्रदान करते हैं। जैसे आपके सामने अचानक एक विकट स्थिति आ जाए कि सामने अचानक सांप आ जाए, तो वो एक तनाव की स्थिति हो गई। अब आपके सामने 2 उपाय है, या तो आप सांप को मार दें या सांप से बच के भाग लें। लेकिन ऐसी दोनों ही स्थिति में मारने के लिए भी और भागने के लिए भी आपको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस स्थिति में शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ेगी, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके हृदय गति बढ़ जाएगी ताकि मांसपेशियों में रक्त संचार तेजी से जाए। कॉर्टिसोल बढ़ने से क्या होगा, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की, जिससे कि मांसपेशियों को ऊर्जा देने के लिए ईंधन की प्राप्ति हो पाए ताकि वो मांसपेशियां काम कर सके तेजी से। तो आप या तो लड़ेंगे या भाग जाएंगे। तो ठंड में भी यही ठीक स्थिति होती है कि कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये सब हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिससे कि शरीर उस ठंड से लड़ने के लिए सक्षम हो सके। लेकिन इसका असर क्या होता है कि ये जो इंक्रीज इन कॉर्टिसोल है, कैटेकोलामीन्स, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये सब हम, और ग्लूकागॉन, ये जब अपरेगुलेट होते हैं तो इनका मेन काम यही होता है कि शरीर में ज्यादा से ज्यादा रक्त के अंदर ग्लूकोज का प्रवाह बढ़ाएं, मात्रा बढ़ाएं, जिससे कि मांसपेशियों को ऊर्जा मिले। लेकिन अगर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है रक्त में, तो इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, और लंबे समय तक अगर ये जाड़े से आप लड़ रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर अगर कंट्रोल है तो हो सकता है डिरेल हो जाए। तो इस वजह से जाड़े में सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है डायबिटीज के मरीजों को। उनको अपने शुगर का नियमन लगातार चेक करना ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अब इसमें एक जो समस्या सबसे अधिक, 2 समस्याएं देखने को मिलती हैं जाड़े में जिससे कि आदमी बीमार भी पड़ता है और असमय मृत्यु भी हो जाती है। एक तो है स्ट्रोक। स्ट्रोक 2 तरह का होता है, एक मस्तिष्क का आघात यानी ब्रेन स्ट्रोक, और एक होता है हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक को कॉमन तौर पे हम हार्ट अटैक बोल देते हैं, और जो मस्तिष्क का स्ट्रोक होता है उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं फालिज मार गया, पक्षाघात हो गया, लकवा मार गया, वो होता है स्ट्रोक। अब ये स्ट्रोक जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक, आपके मस्तिष्क की कोई खून की नली अत्यधिक ब्लड प्रेशर के दबाव में फट जाए और वहां रक्त का रिसाव होने लगे, तो वो हिस्सा और उस हिस्से से आगे जहां रक्त की नली फटी है, जहां ब्लड सप्लाई आपकी कट ऑफ हो जाएगी, वो हिस्सा मस्तिष्क का काम नहीं करेगा। तो उस हिस्से से शरीर का जो अंग संचालित हो रहा है वो काम करना बंद कर देगा, उसमें लकवा मार जाएगा। दूसरा स्ट्रोक का कारण होता है कि खून की नली ब्लॉक हो जाए, इसको हम कहते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। खून की नली में कोई खून का थक्का जम जाए और खून की नली ब्लॉक हो जाए और आगे रक्त का प्रवाह रुक जाए, तो मस्तिष्क के जिस हिस्से को रक्त का प्रवाह नहीं पहुंचेगा वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, और उस हिस्से से संचालित होने वाला भी जो आपका शरीर का अंग है वो काम करना बंद कर देगा। इसे हम इस्चीमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो जाड़े में जो इस्चीमिक स्ट्रोक है, खून के थक्के के जमने की वजह से जो खून की नलियों में अवरोध पैदा होता है, प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, इसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इस पे तमाम, देखिए मॉडर्न साइंस को, मॉडर्न मेडिसिन को हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, साक्ष्य आधारित चिकित्सा पद्धति है ये। हम हर चीज के लिए साक्ष्य ढूंढते हैं और उसके बाद उसके हिसाब से ही फिर हम अपने आगे के जो भी हमारे रिसर्च है या जो भी हमारी रिकमेंडेशंस हैं लोगों को देने के लिए, वो हम तय करते हैं। तो ये मैं कुछ जर्नल्स के आपको कोटेशंस दिखा रहा हूं जहां इन्होंने ये देखा, कंक्लूड किया। ये देखिए एक ये कोटेशन है, ये पब्लिकेशन है। कंक्लूजन क्या है कि दीज रिजल्ट्स सजेस्ट दैट स्ट्रोक अकरेंस राइजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे तापमान गिरता है ये स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ता जाता है, और मॉडरेट डिक्रीज इन टेम्परेचर भी इस्चेमिक स्ट्रोक के दर को बढ़ा देता है।
तो इसलिए ऐसे लोगों को जो ससेप्टेबल हैं, यानी कि जिनको डायबिटीज है, उच्च रक्तचाप है, जो उम्र दराज हैं, इन लोगों को ठंड से अपने आप को बचाना चाहिए। ये दूसरा उसी तरह से एक पब्लिकेशन है, द इफेक्ट ऑफ विंटर टेम्परेचर ऑन पेशेंट्स विद इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें भी यही चीज उन्होंने कंक्लूड किया है। ये कुछ आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रोक के बारे में, अलग अलग जर्नल से। एक आपका आंकड़ा है यूनाइटेड स्टेट से, 2016 की स्टडी है, जिसमें 1,72,000 इस्केमिक स्ट्रोक के मरीज जो अस्पताल में भर्ती हुए, उनके डेटा को एनालाइज किया गया और ये पाया गया कि ज्यादातर जो स्ट्रोक हुए वो जाड़े में हुए। जर्मन एक स्टडी है, इसमें भी दिखाया गया कि प्रत्येक 2.9 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में ड्रॉप होता है 24 घंटे के अंदर, तो इस्केमिक स्ट्रोक के दर में 11% की वृद्धि हो जाती है। और पिछले साल एक स्टडी हुई 56,000 स्ट्रोक डेथ्स के ऊपर, जो 56,000 लोग स्ट्रोक की वजह से जिनकी मृत्यु हुई पिछले 10 साल के अंदर, उनके डाटा पे एनालिसिस हुई साओ पालो ब्राजील में। और यहाँ भी उन्होंने ये देखा कि फॉलिंग टेम्परेचर जो है, तापमान में गिरावट से खास करके 65 साल से ऊपर की आयु के लोगों में स्ट्रोक के होने की संभावना ज्यादा होती है और उससे मृत्यु भी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ठंड पड़ता है तो ठंड पड़ने से जो हमारे खून की नलियां हैं वो संकुचित होने लगती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, क्योंकि हमारे शरीर चाहता है कि शरीर का जो तापमान है शरीर के अंदर ही रहे, शरीर का ताप बाहर न निकले, ताकि शरीर गर्म रहे। तो खास करके जो हमारे स्किन के आसपास के चमड़ियों की नीचे की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ताकि टेम्परेचर को बॉडी कंजर्व कर सके। उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई नली सिकुड़ जाएगी तो उसके अंदर से जो भी रक्त प्रवाह हो रहा है या द्रव्य प्रवाहित हो रहा है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जाड़े में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और साथ ही जाड़े में खास करके अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो खून में थक्का बनने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें, उच्च रक्तचाप, शुगर अनकंट्रोल हो गया, खून की नली सिकुड़ी तो रक्तचाप बढ़ गया, और खून के अंदर थक्का बनने की भी जो है प्रक्रिया तेज हो गई। ये सब मिलकर के स्ट्रोक को और हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक दोनों को जन्म देते हैं और इनके दर को बढ़ा देते हैं। अब जाड़ा और रक्तचाप, ये डॉक्टर महेश्वरी जी भी बाद में अपने विचार रखेंगे। ये बहुत, और जो लोग लगातार अपने शरीर का देखभाल करते हैं उन्होंने भी महसूस किया होगा कि गर्मी में उनका रक्तचाप जो अगर नियंत्रित में है तो जाड़े में उसी दवा पर उतने ही डोज पे वो रक्तचाप अनियंत्रित हो जाता है, बढ़ जाता है। 10 से 15 मिलीमीटर तक ये ब्लड प्रेशर भाग सकता है ऊपर। ये उसी वजह से, क्योंकि रक्त की नलियां सिकुड़ जाती हैं तो रक्तचाप बढ़ने लगता है। तो जाड़े, इसलिए अगर आपने गर्मी में ब्लड प्रेशर नपवाया था, कंट्रोल था, आप दवा वही खा रहे हैं और जाड़े में नहीं नपवाया है तो गलत है। आपको जाड़े में भी अपना रक्तचाप को जरूर नपवाना चाहिए। और ज्यादातर रोगियों में जाड़े में ब्लड प्रेशर की दवा के खुराक को हमें रेगुलेट करना पड़ता है, उसे फिर से नियमित करना पड़ता है, उसके डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप रक्तचाप जाड़े में भी नियमित, अगर आपके घर में, आप ज्यादातर आप लोग घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटर रखते हैं तो उस मशीन से अपने रक्तचाप को नापते रहें। अगर बढ़ता है तो तत्काल अपने चिकित्सक से संपर्क कीजिए। तो अदर सीजनल कॉजेज ऑफ हायर ब्लड प्रेशर इंक्लूड द वेट गेन। तो एक तो जाड़े में मैंने आपको बताया कि रक्त की नलियों में सिकुड़न होने की वजह से रक्तचाप बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है। जाड़ा है कि स्ट्रेस एक तनाव है, लेकिन साथ ही जाड़े में वजन भी लोगों का बढ़ जाता है। फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम कम हो जाता है। तो ये भी दोनों जो कारक हैं ये उसके साथ जुड़ जाते हैं, और ये तीनों कारक मिलकर के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। अब वजन क्यों बढ़ता है? फिजिकल एक्टिविटी तो कम हो जाती है, क्योंकि अब जाड़ा है तो आप बाहर नहीं निकलते। ठंड में डॉक्टर ने भी मना कर रखा कि जाड़े में मत निकलिए, तो वो तो बहुत अच्छा, डॉक्टर के ऊपर आप खेल गए कि भाई जाड़ा है तो इसलिए हम एक्टिविटी नहीं करते। गर्मी में गर्मी है तो नहीं करते, बरसात में तो पानी बरस रहा तो बाहर कैसे जाएं। तो जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए तो हर मौसम में एक बहाना होता है, और जो लोग करना चाहते हैं जाड़े में भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, घर के अंदर कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को बंद नहीं करते। घर में भी आप आसन लगा सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। घर के अंदर आप, अगर आपके धूप आती है और लॉन वगैरह है तो आप वहां टहल सकते हैं। ये नहीं है कि आपको एक्टिविटी बंद कर दे,
बस समय का आपको ध्यान रखना है कि सुबह सुबह आप 4 बजे 5 बजे निकलते थे वॉक करने, तो वो बंद कर दें। जब धूप रहे तब निकलें, और नहीं तो कमरे के अंदर ही, कमरे में हीटर वगैरह लगा के कमरे का तापमान ठीक रहे, तो आप कमरे के अंदर सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ये सब आप अपने कमरे के अंदर करें। फिजिकल एक्टिविटी को अवश्य बना के रखें। अब हम आते हैं जाड़ा और हृदयाघात, हार्ट अटैक। तो जो कारक मैंने आपको ब्रेन अटैक के लिए बताए, लगभग वही कारक हृदय आघात में भी काम करते हैं। रक्तचाप का बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का अनियमित हो जाना, या आपने कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद कर रखी है और खून में थक्का बनने की प्रवृत्ति जाड़े में बढ़ जाती है, तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं कि हृदय की खून की नलियां जो हृदय को ब्लड सप्लाई दे रही हैं, देखिए हृदय तो पूरे शरीर को रक्त का संचार दे रहा है, पंप कर रहा है ब्लड पूरे शरीर में, लेकिन हृदय को भी रक्त चाहिए अपने कार्य को करने के लिए, अपने पंपिंग एक्शन को करने के लिए। तो हृदय को भी रक्त, हृदय की मांसपेशियों को रक्त देने के लिए भी खून की नलियां होती हैं। उन खून की नलियों में जब अवरोध पैदा होता है, वो खून की नलियां जब ब्लॉक हो जाती हैं, तो हृदय का वो हिस्सा जहां की खून की नली ब्लॉक हुई है, वो मृत हो जाता है, और फिर हार्ट अटैक होता है, पंपिंग एक्शन में कमी आने लगती है, हार्ट फेल करने लगता है, व्यक्ति को मृत्यु भी हो सकती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो खास करके ये भी देखा गया कि जाड़े में हृदय आघात की संभावना ज्यादा हो जाती है, और खास करके दोनों चीजें, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक, ये सुबह का जो 5 बजे से लेकर के 10-11 बजे का समय होता है, इसमें सर्वाधिक होता है। एक हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं सर्केडियन रिदम, यानी कि पूरा शरीर जो है हमारा, वो एक घड़ी की भांति संचालित होता है। कुछ समय कुछ चीजें बढ़ी रहती है, आपका ब्लड प्रेशर दिन में एक समय होता है जब सबसे कम होता है, एक समय होता है जब सबसे अधिक होता है, खून में थक्का बनने की प्रवृत्ति भी एक समय होता है जब सबसे अधिक होता है। तो ये समय जो है जहां खून के थक्का बनने की प्रवृत्ति, ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रवृत्ति, शुगर बढ़ने की प्रवृत्ति, ये सुबेरे 5 से लेकर के 10 बजे के बीच में सबसे अधिक होता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति उठता है, शरीर को अब दिन भर काम करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, नींद पूरी हो चुकी है, तो रक्त का संचार बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ग्लूकोज आता है ब्लड के अंदर, क्योंकि अब शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो ये वो समय होता है जिस समय की हृदय आघात और पक्षाघात, लकवा, ये सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो मधुमेह रोगियों को या उम्रदराज रोगियों को सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे के आसपास ठंड में टहलने नहीं निकलना चाहिए। यदि आप कमरे में कम कपड़ों में रजाई के अंदर हीटर जला करके बैठे हुए हैं और अचानक आपको बाहर निकलना पड़ा बिस्तर से टॉयलेट के लिए, या आप आंगन में चले गए, बरामदे में चले गए, तो उन्हीं कम कपड़ों में एकदम से आप न निकल जाएं। वो अचानक तापमान परिवर्तन घातक हो जाता है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि आप एकदम गर्म कमरे से, गर्म रजाई से बाहर निकलते समय समुचित कपड़े पहन करके अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही बाहर निकलें। एकदम से तापमान का परिवर्तन आपके अंदर शरीर में न होने पाए। तो इंक्रीज विंटर मोर्टेलिटी फ्रॉम एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो हृदय आघात है, और स्ट्रोक, एज का क्या इफेक्ट है, ये देखा गया है स्टडी में कि जो एल्डरली हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनमें जाड़े में ज्यादा हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है बनस्पत की जो कम उम्र के लोग हैं। तो आप एक उम्र का कट ऑफ पॉइंट मोटा मोटा 60 साल मान लें, तो उस समय आपको सावधानी रखनी है। और ये सर्केडियन वेरिएशन मैंने आपको बताया ही कि अर्ध सुबह ये आघात ज्यादा होता है, इसलिए सुबह के टाइम पे हमको विशेष रूप से सचेत रहना है, और अनप्रोटेक्टेड, अनकवर्ड, बिना गर्म कपड़ों के हमें एकदम से बाहर नहीं निकलना। और तेज ठंड पड़ रही है तो आप उस समय टहलने जाने का कार्यक्रम, अगर आपका गर्मी में 4 बजे 5 बजे का रहा है, तो उसे स्थगित कर दें। आप जब धूप निकल आए तब जाएं, या घर में ही आप व्यायाम कर लें। अब हम आते हैं भोजन पे। भोजन पे जब हम आते हैं तो जाड़ा आते ही हमारे सामने क्या आता है? मूंगफली, आलू मटर, चूड़ा मटर, तरह तरह के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, प्याज के पराठे, मूली के पराठे, साग बथुआ के पराठे, जो आप सोच लें और बनाएगा। जाड़ा तो खाने का समय है, तो एक तो खाना आपका प्रचुर हो गया, कैलोरी आपने ज्यादा लेनी शुरू कर दी, और डॉक्टर ने बताया था कि जाड़े में बाहर निकल के टहलना नहीं है, तो टहलना बंद हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें हम, पराठा तो नहीं, लेकिन ये चूड़ा मटर, आलू मटर, मूंगफली,
इसे हम घलुआ में खाते हैं। घलुआ मतलब जिसको हम काउंट नहीं करते, अपने कैलोरी में काउंट नहीं करते कि इसको मैंने खाया है। बैठे बैठे आप 50 ग्राम मूंगफली खा जाएंगे और कोई पूछेगा भाई कुछ खाए हो आज? नहीं, आज तो खाना मिला ही नहीं, आज कुछ खाए नहीं है। और 50 ग्राम मूंगफली में पता लगा आप 250-300 कैलोरी आपने ले लिया, यानी करीब करीब 4 रोटी के बराबर आपने ऊर्जा ले ली है। 4 रोटी खा लिया आपने, लेकिन वही अगर आप 4 रोटी खाएंगे तो कहेंगे हाँ मैंने 4 रोटी खाया है। लेकिन 50 ग्राम मूंगफली बैठे बैठे खा जाएंगे तो वो घलुआ में आ जाएगा, उसको आप कहीं काउंट ही नहीं करेंगे। इन वजह से भी चूड़ा मटन आपने कटोरा बैठ के खा लिया, खाना तो मैंने खाया नहीं, खाना तो उसके बाद खाएंगे। तो ये चीजें अगर आप मनाही नहीं है, लेकिन जब खाएं तो ये ध्यान रखें कि ये भी शरीर में जा रहा है, इसमें भी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और इसको भी हमें अपने ऊर्जा में काउंट करना है। अगर हमने ये खाया है तो हमको बाकी खाना अपना रोटी चावल दाल जो भी खाते हैं उसकी मात्रा हमें घटा देनी है, नहीं तो फिर आपका वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर उससे शुगर बढ़ेगा और सारी परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। तो ये बहुत ध्यान रखें कि जाड़े में इस तरह की चीजें जो आप घलुआ में खाते हैं उसकी काउंटिंग शुरू कर दें, उसे नजरअंदाज ना करें, अपने भोजन में उसको भी शामिल रखें कि ये हमने भोजन में ही लिया है। ये बहुत जरूरी है। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि साहब कचहरी, अच्छा आया आदमी तो 2-3 काम लेके निकलता है कि क्लिनिक पे नंबर लगाया, फिर कचहरी चला गया, तारीख थी, दोनों काम एक साथ निपटा लेंगे और क्लिनिक पे आते ही हल्ला मचाता कि साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बस छूट जाएगा, कचहरी में बहुत लेट हो गया और खाना भी आज नहीं खाए हैं, बस खाली 2 समोसा और 1 गिलास गन्ने का रस पी करके बस खाली पेट रह गए, भूखे हैं एकदम और खाना नहीं मिला है। 2 समोसे का मतलब 500 कैलोरी ले लिया है, करीब 6 रोटी, 7 रोटी, 1 गिलास गन्ने का रस पी लिया है और खाया कुछ नहीं है। स्टेटमेंट ये होता है क्योंकि दाल भात रोटी नहीं खाई है उसने, तो इसलिए खाया कुछ नहीं है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आता हूँ, जाड़ा और पैर। ये विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जाड़े में पैरों की देखभाल। हम सब जानते हैं कि हमारे पैरों का सबसे बड़ा जो सुरक्षा कवच होता है वो हमारे पैरों की संवेदनाएं होती हैं। हमारे पैर को ठंड महसूस हो, गर्म महसूस हो, कोई चीज चुभ गई है वो महसूस हो जाए, कुछ गड़ रहा है वो महसूस हो जाए, तो ये हमारे पैर को सुरक्षा प्रदान करती है। आपने जूता पहना, जूते में छोटा सा भी कंकड़ पड़ा है, बालू का कण पड़ा है, आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, आप जूता उतार के उसको झाड़ते हैं और फिर पहनते हैं। आप दोपहर में, जेठ की दोपहरी में आप मंदिर के प्रांगण में गए हैं, जूता उतार के, चप्पल उतार के आप नंगे पांव चल रहे हैं फर्श पे, फर्श गर्म है, तो आप तुरंत ढूंढते हैं कि किसी छांव वाली जगह से हम अंदर चले जाएं, मेरा पैर न जले। और अक्सर बहुत से मंदिरों में तो टाट के पट्टियां लगा दी जाती हैं जिसपे से लोग चल के जाते हैं जिससे पैर न जले। तो ये संवेदनाएं हमारे पैर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन मधुमेह रोगियों में, खास करके लंबे काल वाले मधुमेह रोगी और वो मधुमेह रोगी जिनका शुगर लंबे समय से अनियंत्रित रहा है, उनमें पैर के जो नर्व्स होते हैं जो इन संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ठंड, गर्म, चुभन, दर्द, ये जो नर्व्स होते हैं ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी। जब ये नर्व क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो पैरों की संवेदनाएं चली जाती हैं, पैर इनसेंसिटिव फुट हो जाते हैं, असंवेदनशील पैर हो जाते हैं, इनको सर्दी गर्मी चुभन इन सब चीजों का एहसास नहीं होता। तो ये पैर खतरनाक हो जाते हैं, फिर ये खतरे वाले पैर हो जाते हैं, क्योंकि आप उस रोगी को ये पता ही नहीं है कि वो गर्म फर्श पे खड़ा है या ठंडे फर्श पे खड़ा है या जूते के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, उसको इस बात का एहसास नहीं होता। तो पहली चीज तो मेरा ये निवेदन आप सभी लोगों से है जो मधुमेह रोगी हैं कि अपने पैर की एक बार जांच आप अपने चिकित्सक से जरूर कराएं। चिकित्सक से न भी कराएं तो घर में भी आप किसी से मदद ले सकते हैं कि एक पिन से हल्के से गड़ा करके वो पूछ सकता है कि आपको महसूस हो रहा है कि नहीं। रुई के फाये से पैरों को, तलुओं को छू करके आपको पूछ सकता है कि आपको महसूस होता है कि नहीं। और अगर आपके पैर असंवेदनशील हैं, आपको महसूस नहीं होता और ये जानकारी आपको है, तो अपने पैरों को बहुत ही संभाल करके प्रयोग करें। ये खतरे वाले पैर हैं, इनमें एक बार चोट चपेट लग गया, घाव हो गया, तो फिर ये बहुत भयावह तस्वीर कभी कभी बनती है और पांव विच्छेदन की नौबत भी आ जाती है। ये देखिए रोगी का मैं पैर आपको दिखा रहा हूं। यह रोगी मेरे पास महाराजगंज से आया था और जब मैंने उसको लिटाया इसके पांव को एग्जामिन करने के लिए, जो रूटीन में मैं करता हूं, तो देखा इसके दाहिने पांव में एक छाला पड़ा हुआ है जो फूट गया है।
मैंने उससे पूछा कि भाई ये छाला तुम्हारे पाँव में कब से है? तो वो एकदम भौचक्का रह गया कि मेरे पाँव में छाले? मैं तो घर से चला था तो कोई छाले नहीं थे। मैंने उठ के देखो, उसने उठ के अपने पाँव को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्या साहब ये कब हो गया, मुझे तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। फिर मैंने उसके पाँव की जांच की तो उसका पाँव पूरी तरह से सुन्न था। हमने कहा तुम आए कैसे हो? क्या सब महाराजगंज से बस में बैठ के आए हैं? कहाँ बैठे थे? आगे बैठे थे। और उस बस में जो इंजन का बोनट था वो अंदर की तरफ था। बहुत से बसों में बोनट अंदर होता है, ये बोनट के पास आगे वाली सीट पे बैठे थे सज्जन। अपना जूता उतार के दाहिना पाँव बोनट पे रख के वहां से महाराजगंज से बैठ के चले आए थे। और गर्म बोनट से पूरा पाँव छाला पड़ गया था, उनको एहसास ही नहीं हुआ था। ये मतलब मैं ये नहीं कि मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, ये होता है। ये देखिए, पैर में मोच आ गया, गरम हल्दी चूना प्याज का छोप लगा दिया गया, बांध दिया गया, पैर सुन्न था, पता ही नहीं चला कि कितना गर्म है, जल गया पैर, छाले पड़ गए। ये भी इसी तरह से एक महिला है, इसके पैर में भी हल्दी और चूना और प्याज का छोप लगाया गया था। ये पैर में आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। तो ये जो एक मैंने यहाँ जांच लिखा है बीपीटी, ये एक मशीन होती है जिससे कि हम पैर में सूनेपन की जांच करते हैं। ये 14 से नीचे वोल्ट पे व्यक्ति को महसूस हो जाना चाहिए झंझनाहट। इसे 45 वोल्ट तक झंझनाहट नहीं महसूस हो रहा था। इसकी जो नर्व्स थी वो इतनी ज्यादा डैमेज थी। तो ये बहुत जरूरी है कि पैर की विशेष देखभाल जाड़े में की जाए। आग न तापें, आंच के समीप न बैठें, हीटर के आगे पैर रख के पैर न सेकें, गर्म पानी में पैर न डालें। ये सारी सावधानियां आप रखें यदि आपको पैर में सूनापन है, और नियमित पांव की जांच करें। अन्यथा जाड़े में हर जाड़े में 5-6 मरीज इस तरह के आप मेरे पास आते हैं, डॉक्टर अनुज के पास भी आते होंगे कि पांव जल गया। एक बार तो एक वयोवृद्ध महिला आई गांव की, जिसको कि मोतियाबिंद था, उसे कुछ दिखता नहीं था, जाड़ा था। एक मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसे यहाँ हम लोग बोरसी बोलते हैं गांव में, बोरसी में कंडा जला करके उसको दे दिया गया तापने के लिए। उसका जाड़ा जा नहीं रहा था, उसने दोनों पांव बोरसी में डाल दिए और बुरी तरह से जला हुआ पैर लेकर के वो घर वाले उसके आए थे। इतना ज्यादा कैसे जल गया? पता लगा था बोरसी में ही पांव डाल दिया था उसने कि जाड़ा जा नहीं रहा है। पैर इतने ज्यादा सुन्न हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। व्यायाम, अब जाड़े में डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया कि आप सुबह टहलने मत निकलो, तो अब करें क्या? तो करना वही है जो मैंने कहा कि आप घर के अंदर, या तो आप सुबह जब धूप निकल जाए, आप रिटायर्ड आदमी है, आपके पास ऑफिस जाने की अगर कोई बाध्यता नहीं है, काम पे जाने की बाध्यता नहीं है, तो आप धूप निकलने के बाद जाएं। घर के अंदर भी लॉन है तो धूप निकलने के बाद टहलें, छत पे धूप निकलने के बाद टहलें। घर के अंदर गर्म कमरे के अंदर आप जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हैं और आसन हैं उनको करें, लेकिन व्यायाम छोड़े मत, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बना के रखें, ये बहुत जरूरी है। अक्सर पूरे जाड़े भर फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो अब सबसे बड़ी चीज प्रश्न यही कि क्या करें? डॉक्टर ने तो मना कर दिया, टहलने जा नहीं सकते, एक्सरसाइज कैसे करें? तो आप एक पहली चीज एक्सरसाइज घर में करें, धूप निकलने पे करें। अपने ब्लड प्रेशर पे सतत निगाह रखें, क्योंकि जाड़े में ब्लड प्रेशर भाग जाता है तो दवा के डोज को एडजस्ट कराना पड़ सकता है, और ज्यादातर लोगों में कराना पड़ता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो तो कैपिटल लेटर में NO है। स्मोकिंग तो एकदम करना ही नहीं है, क्योंकि इससे खून की नलियों में रक्त प्रवाह भी कम होता है, ऑक्सीजन लेवल घटता है और खून में थक्का बनने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। और एक्सरसाइज जैसे भी कर सकते हैं, और अपने वजन पर भी निगाह रखें। और वजन पर निगाह रखने के जब आप रखेंगे तो आप भोजन भी करेंगे, घलुआ में चीजें नहीं खाएंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मेन चीज ये है कि आपको जागरूक रहना है, गाफिल नहीं होना है, जागरूक रहना। अगर आप जागरूक हैं अपने वजन के लिए, अपने ब्लड प्रेशर के लिए, अपने शुगर के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, तो जाड़ा बहुत आराम से आप निकाल जाएंगे, और 100 जाड़े निकालेंगे। जीवेद शरदा शतम वाली आपकी जो कामना है अथर्ववेद की, वो आपके ऊपर सफल सिद्ध होगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः ये कामना करते हुए कि आप लोग 100 शरद ऋतु देखें,
सक्षम आंखों से देखें, सक्षम बुद्धि से देखें, बेचारी कौन बन रहा है, बेचारी क्यों युक्त साधन से देखें, पूरे पोषण के साथ देखें, खुशी खुशी देखें। मैं अपनी बात और मधुमेह को समझें, नियंत्रण अपने हाथों में लें, अपने चिकित्सक से लगातार संपर्क में रहें, अपनी निगरानी स्वयं करें। और यह एसोसिएशन, ये क्लब इसीलिए बनाया गया है ताकि आप मधुमेह को समझ सकें, नियंत्रण अपने हाथ में ले सकें और जहां जरूरत हो सके चिकित्सक से आप संपर्क करें। तो अब मैं अपने इस टॉक को खत्म करके अब मैं अनुज जी से कहूंगा कि अब अनुज जी आप अपने विचार, अपने अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करें और फिर लोगों के प्रश्न उत्तर हम लेंगे। जी, सर्वप्रथम धन्यवाद डॉक्टर आलोक, आपने मुझे आज इस लोगों के साथ में रूबरू होने का मौका दिया। आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि नए वर्ष में आपका मधुमेह और अधिक नियंत्रित रहेगा। डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता पहले व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के जिसने इस तरीके के क्लब का एक लोगों को एक आइडिया दिया, और उसके बाद फिर इस तरीके की चीजें हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे करना शुरू किया। अपने उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया कि पब्लिक एजुकेशन जब तक नहीं होगी तब तक हमारी कोई भी एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी नहीं। तो इन सब चीजों के चलते हुए आज लोगों की जागरूकता काफी अच्छे स्तर तक पहुंची। 2006 में हम लोग वर्ल्ड कैपिटल ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए गए थे आईडीएफ के द्वारा, लेकिन इस बढ़ती हुई जागरूकता की वजह से हम लोग फिर से वापस उसके अगली बार में ही नंबर 2 पर आ गए, और इच्छा तो ये है कि और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 10 के बाहर चले जाएं, लेकिन फिलहाल तो अभी नंबर 2 पे ही टिके हुए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रयासों में और थोड़ा गति देने की आवश्यकता है, प्रयासों को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। एक डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता के अकेले करने से काम नहीं होगा, सारे लोगों को इस तरीके से काम करना शुरू करना पड़ेगा, तभी ये चीजें ठीक होंगी। जहां तक आज के विषय की बात है, जाड़े और मधुमेह, तो निश्चित रूप से मधुमेह के कॉम्प्लिकेशंस का खतरा, मधुमेह से होने वाली परेशानियों का खतरा जाड़े में बढ़ जाता है। मल्टीपल कारण हैं जिसमें कुछ कारण डॉक्टर आलोक ने बताए, लेकिन एक कारण को मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो लोग जाड़े में अपनी स्मोकिंग बढ़ा देते हैं। अपने शरीर को गर्म करने का उनको वो बड़ा अच्छा उपाय नजर आता है, और वो एक तरीका होता है जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अपना मधुमेह अनियंत्रित कर लेते हैं, अपना ब्लड प्रेशर भी अनियंत्रित करते हैं। हम लोगों ने पहले ही आपको ये बताया कि जाड़े के दिनों में हमारी जो रक्त की धमनियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई सभी अंगों में पहले के मुकाबले कम हो जाती है। जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो जाहिर है किसी भी अंग में बैक्टीरिया को प्रोलिफरेट करने का या बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का मौका ज्यादा मिलता है। इस वजह से जाड़े में एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो जाड़ा एक ऐसा समय होता है जिसमें इन्फेक्शन बहुत कम होता है, पर मधुमेह रोगियों के लिए इन्फेक्शन ज्यादा होने का भी एक कारण बन जाता है। शरीर को गर्म रखने के लिहाज से, शरीर को ज्यादा मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाने की वजह से भूख ज्यादा लगने लगती है। बॉडी को अपने आप को हीटअप रखने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, कैलोरी की जरूरत होती है, वो भी आप खा करके ही पूरी करते हैं। जाड़े के दिनों में मूंगफली तो एक बहुत छोटी सी चीज बताई डॉक्टर साहब ने, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमारे रूटीन खाने में आ जाती हैं। इसमें तमाम सारे लोग इस बात से परिचित होंगे कि वो गुड़ खाना शुरू कर देते हैं खाने के बाद, ये पता होने के बावजूद भी कि वो मधुमेह के रोगी हैं, पर फिर भी एक डेली गुड़ लेना शुरू कर देते हैं, और डॉक्टर को बाद में आके बताते हैं, डॉक्टर साहब हमें ये बताया गया था कि गुड़ खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। ज्यादातर लोग इस मिसकंसेप्ट में जीते रहते हैं कि गुड़ खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। इसके अलावा गुड़ की गजक, रेवड़ी, ये सब चीजें शरीर को गर्म रखने के एक एक्सक्यूज के साथ में काफी अच्छी खासी मात्रा में खाई जाती हैं खाने के अलावा भी।
आलू का सेवन भी बढ़ जाता है जाड़े के दिनों में, आलू की टिकिया, चाट वगैरह ये सब चीजों का भी सेवन बढ़ जाता है। मटर भी खाते हैं। और बड़ी मजेदार बात ये होती है कि आलू, गुड़, शहद ये सब खाते हुए तो हम में से बहुत सारे लोगों को कोई परेशानी नहीं होती कि ये सब, लेकिन जहाँ पे कोई ऐसी चीज खाने की बात होती है जो कि शरीर को नुकसान ज्यादा नहीं करती, उसमें वो जरूर पूछते हैं कि साहब ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जैसे दूध की बात है, मैं हमेशा अपने सभी मधुमेह रोगियों को कहता हूं कि आपको सुबह शाम 2 बार दूध पीना चाहिए। अब 2 बार दूध पीना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हमारे मधुमेह के रोगियों के लिए, हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर शाकाहारी लोग हैं, उनके लिए कैल्शियम का स्रोत भी दूध है और उनके लिए प्रोटीन का स्रोत भी दूध है। हमारे पास ज्यादा प्रोटीन के भी बहुत ज्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो मेरे अपने सभी मरीजों को राय ये होती है कि दोपहर के समय में जब आप लंच लें, लंच में दही लें और सुबह शाम दूध लें, गर्म दूध लें। लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ही इस राय को अमल करते हैं, चाहे उनके जो भी रेस्ट्रिक्शंस रहते हो। लेकिन गुड़ खाने, गुड़ की गजक खाने और बहुत सारी ऐसी चीजों को खाने के लिए वो डॉक्टर से पूछना भी जरूरी नहीं समझते और कहते हैं साहब ये तो एक रूटीन चीज है, हमें घर में बताया गया है, हम करते हैं। बड़ा कॉमन चीज है कि च्यवनप्राश सुबह शाम दोनों टाइम खाते हैं, 2-2 चम्मच। एक अभी थोड़े दिन पहले एक किस्सा रहा, एक हमारे मरीज थे जिनको कोविड हो गया, इंसुलिन पे रहते थे और इंसुलिन पे थे, कोविड हो गया, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। उनके लड़के ने फोन किया कि साहब जो है हम इनको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी लगा रहे हैं दिन में 3 बार और लॉन्ग एक्टिंग भी 2 बार दे रहे हैं, पर फिर भी ये हमारा इनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा नाश्ते में क्या देते हो तुमने? तो उसने जो नाश्ता उनका बताया तो मेरा सुन करके एकदम दिल दहल गया, जिसमें उन्होंने बताया कि साहब ये 2 चम्मच तो बड़ी वाली 2 चम्मच च्यवनप्राश लेते हैं और 1 गिलास दूध लेते हैं और उसके साथ थोड़ा सा शहद लेते हैं, दूध में शहद डाल करके, और उसके अलावा अपना जो रूटीन नाश्ता होता है जिसमें जो ब्रेड है और कभी पोहा है या और बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी भारतीय भोजन में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता पहले से ही है। मधुमेह रोगियों के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट 50% से 60% के बीच में ही होना चाहिए। इवन एडीए भी कहती है कि 55% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की जो रिकमेंडेशन है वो अमेरिका के लोगों के लिए है, यानी अमेरिका के वो लोग जो कि पहले से ही कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, तो वो उनको ये कहते हैं भाई एटलीस्ट 55% भोजन कार्बोहाइड्रेट से लो। लेकिन हमारे देश में क्या स्थिति है, हमारे देश में ऑलरेडी हमारा 70-80% भोजन कार्बोहाइड्रेट से आता है और जाड़ों में जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो 90% तक भोजन कार्बोहाइड्रेट से आने लगता है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है। तो हमें अपने भोजन के कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। खासतौर से जो लोग मोटे हैं वो लोग कोशिश ये करें कि 40 से 45% से ज्यादा उनका भोजन कार्बोहाइड्रेट से ना आए, से अधिक से ना आए, मतलब 40 से 45% के अंदर ही अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट रहे। कार्बोहाइड्रेट किस खाने में होता है, कौन कौन सी चीजों को में अवॉइड कर सकते हैं, ये हम लोग अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग डॉक्टर आलोक के संपर्क में रहते हैं वो बता सकते हैं। हम लोग न्यूट्रिशन और डाइट के ऊपर भी बहुत सारे सेशन लेते रहते हैं। आज का सेशन क्योंकि पूरी तरीके से जाड़े से और उससे उत्पन्न परिस्थितियों के ऊपर है, तो डॉक्टर को पहले ही बताया कि जाड़ों में हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट, खासतौर से अपने नॉर्थ इंडिया में जो इंटेंसिव केयर यूनिट होते हैं उसमें जगह मिलना मुश्किल हो जाती है। अगर आपके घर में किसी को कभी जाड़े के दिनों में कोई परेशानी हुई होगी, किसी सदस्य को फालिज हुआ या हार्ट अटैक हुआ होगा, तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि अस्पताल आपने चक्कर मारे होंगे और सब अस्पतालों से ये खबर आई होगी कि भाई अभी तो यहाँ बेड खाली नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब तो लखनऊ में बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी आ गए, प्राइवेट हॉस्पिटल भी आ गए, पर फिर भी आज की स्थितियों में भी अगर आप आजकल के इतने घने जाड़े में अगर आप वहां जा करके पता लगाएं तो आपको पता लगेगा कि सभी अस्पतालों में इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड फुल हैं।
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जाड़े के दिनों में, जैसा डॉक्टर आलोक ने आपको ऑलरेडी बताया, कि हृदयाघात होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, पक्षाघात होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, और उन सब की जड़ में एक ही चीज होती है, वो है बढ़ा हुआ शुगर और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। बढ़ा हुआ शुगर हमारी अपनी लापरवाही की वजह से होता है, जिसको कि हम चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी इस बहाने से कम कर लेते हैं हम लोग की टहलने जाने को मना किया है। लेकिन जो भी डॉक्टर अपने मरीजों को ये कहते हैं कि आप टहलने ना जाएं, वो उनके साथ साथ ये भी बताएं कि साहब टहलने ना जाएं, लेकिन एक्सरसाइज दिन में 2 बार करना शुरू कर दें, अगर 1 बार करते थे तो। क्योंकि अगर एक्सरसाइज आप 2 बार करते रहेंगे 40 मिनट की, तो आपका जो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहा है वो भी मैनेज हो जाएगा, और उसके साथ शरीर में गर्मी भी रहेगी। जो ब्लड वेसल्स आपकी सिकुड़ जाती हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, एक्सरसाइज करने से वो फिर से वैसोडाइलेट हो जाएंगी और फिर से वो फैलेंगी, और उससे वजह से ब्लड प्रेशर में उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि हम सोचते हैं। और जो लोग भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और शुगर के मरीज हैं, जब भी मौसम बदले, जाड़े से गर्मी आए तब और गर्मी से जाड़ा जब आए, तो अपनी दवाइयों को री-रेगुलेट कराने के लिए अपने फिजिशियन से संपर्क जरूर करें। और जाड़े में तो ये काम करना बहुत ही अधिक जरूरी है। गर्मियों में शुगर के लिए करना जरूरी होता है, क्योंकि गर्मियों में इसलिए कि आम का मौसम आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आना शुरू हो जाती हैं जो कि कई बार बहुत लोग उसको रोक नहीं पाते अपने आप को। मैं आपको अपना एक शेयर कर सकता हूँ, अपना एक अनुभव, कि एक 85 वर्ष के बुजुर्ग थे जो कि हर 15 जून को मेरे पास आते थे। सिर्फ साल में 2 बार आते थे। एक बार 15 जून को आते थे और एक बार 15 अगस्त को आते थे। 15 जून को ये कहें, डॉक्टर साहब आम का सीजन शुरू हो रहा है और मुझे 2 आम रोज खाने हैं, अब आपको जो करना है वो कर लीजिए, मैं इससे कोई समझौता नहीं कर सकता। आपको मेरी दवाई जितनी बढ़ानी है बढ़ा लीजिए, घटानी है घटा लीजिए, जीऊंगा मरूंगा कुछ भी होगा, लेकिन मैं इतना तो खाऊंगा। तो मैं उनकी इंसुलिन या उनकी दवाइयां जो चल रही होती थी उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करता था, उनको बताता था कि जब भी आम आप खाइए तो। फिर 15 अगस्त को आते थे कि अब आप सब, हमारा आम का सीजन खत्म हो गया, अब आप हमारी दवाई को हमारे हिसाब से बदल दीजिए। तो इस तरीके के भी लोग होते हैं, लेकिन ये भी अपने आप को स्वस्थ रखने का एक बेहतर तरीका है। हम अपनी लिमिटेशन जानते हैं, हमें पता है कि हम इतना रुक सकते हैं और इतना नहीं। हर आदमी एक जैसा परहेज नहीं कर सकता। हमें पता है कि हम ये परहेज कर सकते हैं, ये परहेज नहीं कर सकते। नहीं परहेज कर सकते तो उसके चक्कर में मत पड़िए। अपने डॉक्टर को बताइए कि सर ये इतने इसके बाद मेरे लिए संभव नहीं है इतना में, तो वो अपनी दवाइयों को उसी ढंग से एडजस्ट करेगा। बजाय कि आपने शुरुआत के 1 महीना तो बहुत बढ़िया परहेज किया और फिर उसके बाद आपने कह दिया कि साहब अच्छा अब कंट्रोल आ गया बढ़िया, तो अब वापस अपने पुराने ढर्रे पे आ गए, तो पता चला फिर वापस आपका अनकंट्रोल हो गया। उसके कोई फायदा नहीं है। तो कंट्रोल, मैं हमेशा अपने मरीजों को यही कहता हूं, हमेशा उस डाइट पे अपने को कंट्रोल करो जिसको जिंदगी भर निभा सकते हो, और जिसको जिंदगी भर नहीं आप मेंटेन कर सकते, उस डाइट पे कंट्रोल करके ना खुद को धोखा दो ना मुझे धोखा दो। तो ये एक चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है। आई थिंक मैंने काफी बता दिया, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता ही हैं, डॉक्टर आलोक पहले ही बता दिए, ले सकते हैं। बागेश्वरी जी, आपने हैंड रेस किया था, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? बागेश्वरी मिश्रा जी हमारे क्लब के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आप कवि हैं। भोजपुरी में भी कविता करते हैं, हिंदी में भी कविता करते हैं, और वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन ये अपनी एक कविता जरूर प्रस्तुत करते हैं। वेरी गुड। बागेश्वरी जी जुड़े हैं हमारे साथ। बागेश्वरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाथ रेस किया था उन्होंने, लेकिन आप में से और कोई जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपने आप को अनम्यूट करके अपने प्रश्न को सामने रखें। विनय जी, प्रदीप जी, शशिबाला पाठक जी, कोई भी आप में से जो भी, वेदानंद जी, आप लोग अपना अगर कोई प्रश्न है तो उसे सामने रखें। ग्रुप कैप्टन सीएसपी गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी बात रखिए। आप दिल्ली से जुड़े हुए, आप अनम्यूट नहीं है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सारिका, हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर सर।
सेम टू यू। सर ये पूछ रहे हैं जैसे हाँ। चूड़ा मटर ये सब बताया आपने, जी तो अगर हम उसको ऐसे मैनेज करें कि जैसे रात में हम खाना खा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी खाएं और थोड़ा चूड़ा मटर खा रहे हैं तो उसको खाने के जैसा खाएं। हाँ, यही बिल्कुल सही आपने समझा है, उसको खाने जैसा ही खाएं। उसी ये मत समझे कि खाना तो मैंने पूरा भरपेट जैसे खाते तो वैसे खाया और ऊपर से चूड़ा मटर भी खा लिया। आप चूड़ा मटर को खाने में ही इंक्लूड कर लें कि ये मेरा खाने का एक हिस्सा ये हो गया। चूड़ा मटर खा रहे हैं तो आप 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी घटा लें, 1 कटोरी चूड़ा मटर उसके जी। साथ कर लें, है ना, उसमें समायोजित करें जिससे कि ऊर्जा ना बढ़ने पाए। यही मेरा कहने का मतलब यही था कि इन सब चीजों को जब आप लेते हैं तो अपने भोजन में इसको इंक्लूड करें कि ये मेरा भोजन है। अक्सर जी लोग उसको भोजन मानते नहीं है, दिक्कत ये होती है। जी। और जो एक्सरसाइज हम सुबह करते हैं कम आपको से जो कम टाइम 35 सूट करे, 40 आपको जो वक्त सूट करता हो आप करिए। हाँ, तो हाँ, शाम को भी करना जरूरी है थोड़ा। कोई 24 जरूरी घंटे में नहीं है। कभी भी अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बार में आप 40 मिनट नहीं कर पाते हैं तो आप 2 बार में बांट लीजिए। आप 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम कर लीजिए। जी एक बार में जी कर लेते हो तो एक बार में कर लीजिए। मेरे ख्याल तो से मैंने आपकी अपनी फिजिबिलिटी, आपकी अपनी सुविधा और आपकी अपनी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर आलोक जी मैंने जो एक बात कही शायद उसके परिप्रेक्ष्य में ये पूछ रही हाँ, होंगी। बताएं मैंने बताएं। कहा ये था कि कार्बोहाइड्रेट हमारा बढ़ जाता है तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज भी थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, हाँ हाँ, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ जाता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। अनचाहे भी काफी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, तो उसमें अगर हम वॉक नहीं कर रहे हैं तो हम 2 बार एक्सरसाइज करके अपने कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट अधिक नहीं खा रहे हैं तो 1 बार एक्सरसाइज भी काफी है। हाँ, वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम जाति कर रहे हैं भोजन के साथ कि नहीं कर रहे हैं। हाँ जी जी। हाँ, बागेश्वरी जी जुड़ गए। बागेश्वरी जी, थैंक यू। आपने आपको अनम्यूट करके आप अपनी बात रखिए। आपने हैंड रेज किया था, कृपया अनम्यूट कर लें अपने आप को, अपने माइक को अनम्यूट करें। अपने पोते की मदद लीजिए आप। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं बागेश्वरी जी। विनय जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई टिप्पणी? जेपी शर्मा जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक चीज डॉक्टर अनूप जी ने चर्चा उठाया, च्यवनप्राश और शहद। इधर विज्ञापन के माध्यम से ये 2 चीजें, च्यवनप्राश, शहद और गुरेज, या जिसको कि हम अमृतलता भी बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, इम्यून बूस्टर के तौर पे इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो पता लगा कि शुगर तो हमारा 300 रहता है, HbA1c 8.5 9 10 तक रहता है। उसके लिए चिंतित नहीं है कि हमारा शुगर नीचे आ जाए, डॉक्टर साल भर से कह रहा है कि इंसुलिन ले लो, वो नहीं लूंगा। लेकिन अब कोविड है, हमको अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो हम 2 चम्मच च्यवनप्राश भी खाएंगे, 2 चम्मच शहद भी लेंगे। तो बंधुओं, मेरा एक स्पष्ट आप लोगों को एक संदेश है कि अच्छा नियंत्रित मधुमेह अपने आप में एक इम्यून बूस्टर है। अगर आपका मधुमेह बहुत अच्छे से नियंत्रित है तो आपके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता वैसे ही बहुत अच्छी बनी रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन आपका शुगर यदि अनियंत्रित है तो आप लाख कोई भी इम्यून बूस्टर खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है, सबसे पहले अपने शरीर में जो शुगर बढ़ा हुआ है, अगर अनियंत्रित है तो उसको नियंत्रित करें, उसको मानक के अंदर लाएं। उसके बाद फिर आप अपने भोजन में कुछ भी थोड़ा बहुत हेर फेर करना चाहते हैं तो करिए। लेकिन अनियंत्रित मधुमेह लेके यदि आप सोचते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट खा करके, नेचुरल प्रोडक्ट या कोई गोली या कुछ भी खा करके अपना इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, तो आप भ्रम में जी रहे हैं, बल्कि आपका शुगर कंट्रोल और खराब हो जाएगा, जैसे अनुज जी ने बताया। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले शुगर नियंत्रित होना चाहिए। क्यों अनुज जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सारिका, अब ऐसा है कि आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, डॉक्टर आलोक एंड ऑल टीम मेंबर्स। बहुत बहुत। मैडम को भी मेरे तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी रखिए, प्रश्न रखिए आप अपना। हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे वो मतलब जो है रेलिवेंट हो या नहीं हो।
ठंड में बहुत देर जो है बैठे रहने के बाद जब उठने पर जो है एक पाँव में थोड़ा सा जो है ना कि जो भी बोलते हैं पाँव सो जाता है या नमनेस से जो भी है, 3 मिनट जो है इनएक्टिव जैसा रहता है, मतलब जो है जी क्या कारण हो सकता है और इससे कोई रेलिवेंस वगैरह और रेमेडी? मैं पहले कुछ बातें रखूंगा, फिर अनुज जी से कहूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। आपने अगर बचपन में कभी साइकिल पर आगे डंडे पे बैठ के सफर किया हो थोड़ी देर तक, तो महसूस किया होगा कि उतरने के बाद एक पाँव सुन्न हो जाता था। थोड़ी देर तक वो पाँव काम नहीं करता था, फिर उसमें झुंझुनी सी चढ़ती थी, फिर धीरे धीरे वो पैर में वापस चेतना लौटती थी, वो पाँव काम करने लगता। ज्यादातर अगर यदि आप देर तक बैठे हुए हैं और खास करके किसी ऐसे कुर्सी पे ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां कुर्सी का कोई भी एक कोना आपके पैर पे, खास करके जांग के पास जहां पैर जुड़ता है, वहां लगातार प्रेशर डाल रहा है और आप अपना पोस्चर नहीं बदल रहे हैं, एक ही पोस्चर में देर तक बैठे हुए हैं, तो जो एक मोटी सी नर्व आती है, सियाटिक नर्व कहते हैं हम लोग उसको, जो पांव को संवेदना देती है, वो नर्व जब देर तक दब जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि आप एक करवट अगर सो गए हैं देर तक, तो कभी कभी वो हाथ भी एक आपका शून्य सा हो जाता है। तो कोई भी नर्व अगर बहुत देर तक एक अवस्था में पड़ी रहे और उस पर दबाव बना रहे, वो दब जाए, इसको हम अंग्रेजी में न्यूराप्रेक्सिया कहते हैं। तो नर्व की चेतना थोड़ी देर के लिए समाप्त सी हो जाती है, शून्य सा हो जाता है, क्योंकि उसमें रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। फिर जब आप वो प्रेशर हटाते हैं, खड़े होते हैं, प्रेशर हट गया, तो जब उसमें ब्लड सप्लाई वापस आता है, तो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, ग्लूकोज पहुंचता है, ब्लड सप्लाई वापस पहुंचती है, तो नर्व जब फिर से चेतन अवस्था में आता, तो पहले तो थोड़ी सी झुंझुनी सी मचेगी पैर में, थोड़ा सा दर्द भी होगा, उसके बाद धीरे धीरे पैर काम करने लगता है। तो एक कारण ये हो सकता है। तो जाड़े में अगर आप बहुत देर तक एक पोस्चर में बैठ रहे हैं और कुर्सी में पता लगा कि अगर आपका गद्दा वगैरह ऐसा है जिसमें कि आगे का कोई हिस्सा कोर उठा हुआ है, जहां पैर आपका दबता है नीचे की साइड से, तो ये समस्या आ सकती है। खास करके कभी कभी लोग पैंट की जेब में पीछे जो पर्स, मोटा पर्स रख के जाते हैं, उनके साथ ये समस्या हो जाती है, दबाव की वजह से भी कभी कभी समस्या आती है। तो ये ध्यान दीजिए कि आपकी कुर्सी में ऐसा तो कोई हिस्सा नहीं है जहां बैठते हैं तो आपके पांव पे देर तक दबाव बना रहता है। नॉर्मली जो है बेड पर, जैसे कि अभी बैठा हुआ हूँ बेड पे, जैसे कि है ना, तो जो पेल्विक पोर्शन है वो 90 डिग्री पे रहता है, मतलब पांव और बॉडी का जो है नॉर्मली एक इसी कंडीशन में होता है, चेयर पे बैठने पे नहीं होता है ये, और एक पांव में मोस्टली राइट में होता है ये। आप अपना पोस्चर थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए, और कोई रीजन मुझे नहीं समझ आता। हाँ सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पवन जी, आप बताइए। बस सर एक पूछना था कि जाड़े में जैसे हम लोग का भोजन का जो शेड्यूल है उसको क्या हम चेंज कर सकते हैं क्या? मैंने किस तरह का चेंज चाहते हैं आप? जैसे कि जाड़े में बहुत ज्यादा भूख लगती है सर, और एक्सरसाइज वैसे कम हो जाता है, तो उसके दिनचर्या को जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कहीं मैंने अपने साथ चेंज किया है कि मैं दिन में एक ही बार खाना खा रहा हूँ। हाँ, तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? आपको तो शुगर है नहीं जी। तो जाड़े में भूख बढ़ती है, तो जाड़े में ईश्वर ने ढेर सारा साग दे रखा है। मेथी का साग, बथुआ का साग, पालक का साग, सरसों का साग, ढेर सारा साग बनवाइए, लौकी आती है लौकी छौंकवाइए, और हरी सब्जी से पेट भर लीजिए, भूख भी खत्म हो जाएगी, अच्छा पोषण मिलेगा, फाइबर बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके भोजन में, और विटामिन भी आपको मिलेंगे। तो सब तो, लेकिन हरी सब्जी में हरा मटर नहीं आता है, ध्यान रखिए, है तो आप साग बढ़ा लीजिए, और कोई भी एक सीजनल फ्रूट, जैसे इस समय अमरूद आ रहा है, आप एक इतने साइज का एक अमरूद जो है ठीक ठाक साइज का दिन भर में खा लीजिए, भूख लगे तो आप खा लीजिए। तो इस तरह से आपकी कैलोरी भी नहीं बढ़ेगी, आपको रेशा भी मिलेगा, आपको पोषण भी मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, और आपका काम बन जाएगा। थैंक यू सर। कोई और प्रश्न? हाँ डॉक्टर साहब। हाँ हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? अब मैं हाँ विनय बोल रहे हैं। विनय श्रीवास्तव, हमारे कोषाध्यक्ष बोल रहे हैं, बोलिए। हम कह डॉक्टर साहब, ये अगर च्यवनप्राश का सेवन करते हुए अगर शुगर नॉर्मल रहे तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? अनुज जी, आप इसका उत्तर दीजिए, आप च्यवनप्राश स्पेशलिस्ट हैं। अनुज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है।
मेरा अनुरोध यही है कि च्यवनप्राश का जो बेस होता है, जिसपे च्यवनप्राश बनता है, वो गुड़ होता है, और गुड़ उतना ही मधुमेह के रोगी के लिए उतना ही हानिकारक होता है जितना कि शुगर या चीनी या कोई भी और चीज। नहीं, तो उनका कहना ये है अनुज जी कि अगर उसको लेते हुए उनका शुगर नियंत्रित रहता है, शुगर है जाए नहीं जाता, तो क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर वो मधुमेह रोगी नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, पर मधुमेह रोगी हैं तो च्यवनप्राश खा के शुगर नियंत्रित करने के बजाय आप अपनी दवाई कम कर लीजिए, वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। शुगर फ्री च्यवनप्राश के बारे में आपका क्या विचार है? शुगर फ्री जितनी भी चीजें होती हैं वो हमें सिर्फ अधिक खाने के लिए प्रेरित करती हैं। शुगर फ्री चाहे हम चाय में डाल के पिएं, चाहे हम मिठाई में डाल के खाएं, चाहे हम किसी भी और चीज में खाएं, शुगर फ्री खाने का मतलब अरे भाई ये तो शुगर फ्री है, थोड़ा सा और खा लो। तो ये हमेशा शुगर फ्री लोगों को ज्यादा खाने, शुगर फ्री लेने वाले लोगों का ब्लड शुगर नियंत्रित रहे, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। और उसके जो और दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं वो तो हैं ही, उनके बारे में अभी कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि चीनी खाना अगर बहुत जरूरी है, चीजों को मीठा करके खाना, तो बेटर है कि शुगर फ्री इस्तेमाल कर ले, कि सीधे चीनी खाने के। चीनी और या जो भी चीनी के रूप में गुड़ या कोई भी ऐसी चीज आजकल के परिप्रेक्ष्य में वो किसी भी तरीके से श्रेयस्कर नहीं है, जबकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई पहले तो हम लोग बहुत चीनी खाते थे, बहुत मिठाई खाते थे, पहले हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में उसी के सापेक्ष अपना शारीरिक श्रम भी करते थे। एक से दूसरे गांव तक लोग पैदल चले जाते थे, फिर वहां जा करके उनको एक गिलास शरबत मिलता था, तो यानी उन्होंने जितनी ऊर्जा व्यय की उतनी ऊर्जा वहां पे रिप्लेनिश कराई जाती थी, उसके साथ एक मिठाई का पीस दिया जाता था। आज क्या है कि चीजें तो हमने वैसी ही रखी, हम किसी के घर जाते हैं तो एक कप चाय पीते हैं, जाड़े में जा रहे हैं, और अगर गर्मी में जा रहे हैं तो शरबत पीते हैं या कोई और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और साथ में मिठाई खाते हैं, लेकिन श्रम नहीं करते क्योंकि हम तो एयर कंडीशन कार में जा रहे हैं। तो बाकी सभी चीजों के लिए यही नियम लागू होता है। च्यवनप्राश खाना इतना आवश्यक नहीं है कि उसके बिना आप जी नहीं सकते, लेकिन च्यवनप्राश खाएं और अपने उसके लिए आप एक शुगर की गोली भी खाएं, उससे बेहतर है कि च्यवनप्राश ना खा के शुगर की गोली बंद कर दें। तो सारिका जी, अब आपकी बारी है, आप अपना काम करें। नमस्कार सर, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। ये हमारे क्लब की टाइप 1 डायबिटिक बच्ची है, 10 साल से, कितने साल हो गए जुड़े हुए सारिका? 10 साल से ऊपर हो गए ना? हमको शुगर हुए तो 19 साल हो गए। नहीं, क्लब से कब से जुड़ी हो? हमारे ख्याल से 2003 या 4 से ही जुड़ी हुई है। 2003 से जुड़े हैं। जब से क्लब बना है तब से जुड़ी हुई है ये। पहली मेंबर थी ये। हाँ, और ये हमारे कार्यक्रम का समापन एक चुटकुले से करती हैं। तो अब सारिका जी की बारी है। ठीक है, सुनाते हैं। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में। तो अनुज जी, इस तरह से हम लोग एक लाइटर नोट पे अपने कार्यक्रम को खत्म करते हैं, और ये जिम्मेदारी सारिका को दे रखी है हम लोगों ने। एक तो मैं समझता हूँ आपको चूंकि प्रश्न नहीं है, हमारा समय भी हो चुका है, तो हम लोग अपने कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। जी, आपसे मैं चाहूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें, और अगला फिर तीसरे इतवार को फिर हम लोग मिलेंगे। और अनुज जी, मैं आज ही आपको एक विषय दे रहा, मैंने आपको शायद एक विषय दिया था पिछली बार, कहा था आपसे, मैं भूल रहा हूँ। अगले इतवार के लिए? हाँ, मुझे अभी तक तो कोई आपने ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग अगर अपना अगला विषय मधुमेह और उच्च रक्तचाप पे ही क्यों ना रखें, टोटल कंसेंट्रेट। हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है ना? जाड़ा है भी। तो बंधु, हमारा अगला विषय यही होगा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप, और वक्ता हमारे होंगे डॉक्टर अनुज महेश्वरी जी। आज हम लोगों ने कर लिया। और विनय जी, आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन दें।
हाँ डॉक्टर साहब, आज का कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर आलोक गुप्ता ने जो प्रस्तुतिकरण दिया, वैसे तो इनका हम लोग बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमेशा इनकी नवीनता होती है। हमें बहुत अच्छा लगा कि कभी कभी इनसे बात होती है, जैसे इन्होंने कहा अगर सुबह का आप वॉक नहीं कर पाते हो तो दोपहर में पूरा करो। तो ये चीज इनसे ही हम लोग को सीखने को मिला। एक बार मुझसे बात हुई तो दिन में जो है सुबह हमारी बात हुई कि दोपहर में फिर इन्होंने कहा सुबह का वॉक मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं पूरा कर रहा हूँ अपने आप। तो ये चीज तो बड़ा अच्छा है कि हम लोग किसी न किसी रूप में, जैसे इनसे सीख मिलती है कि हम लोगों को करना चाहिए। और मैं शुगर फ्री के बारे में जो एक हमारी धारणा थी कि मैं शुगर फ्री का रेगुलर सेवन करता हूँ और मेरा शुगर लेवल जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल आता है, तो लेकिन मैं फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता हूँ, मैं करता रहता हूँ। मैं सोचता था कि ये जो है लेना जो है मेरे लिए कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन डॉक्टर माहेश्वरी जी ने कहा कि गोली कम कर दीजिए। लेकिन जो आनंद अगर हम शुगर फ्री ले करके उसका हमें कोई समस्या नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ा इस पे विचार सोचूंगा मुझे क्या करना है। इनका भी बहुत अच्छे तरीके से उनका भी प्रस्तुतिकरण रहा और आज का ये कार्यक्रम हम लोग को बहुत अच्छा लगा और इसके लिए हम दोनों वक्ता लोगों को धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ ही साथ और हमारे जो प्रश्न पूछने वालों की संख्या जो है कुछ कम है, हम लोग इसको बढ़ाया जाए, पहले सोच के रखा जाए, विचार बना के रखा जाए कि जो कार्यक्रम आ रहा है इसमें हमें क्या प्रश्न पूछना है। तो इसके साथ ही मैं सबको इस लोग आज विनय जी आज बड़ी खुशी ये हो रही है, सबको धन्यवाद जी। विजय, धन्यवाद की बात हालांकि कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन पे मेरे सामने मेरे MBBS के बैचमेट डॉक्टर लाल बहादुर सिंह जी जुड़े हुए हैं और उनको देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर LV सिंह साहब, कृपया अनम्यूट करके आप कुछ तो बोलें। बहुत दिनों बाद आपके चेहरे को मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे। आप हमारे MBBS के बैचमेट हैं, कानपुर में हैं। बिल्कुल भाई, चेहरा देखा जाए डॉक्टर साहब। हाँ देखिए, आवाज नहीं आ रही लोग आज की टॉक बहुत बढ़िया रही और मैं स्वयं तो खैर डायबिटिक नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मरीजों की सलाह के लिए बहुत अच्छी चीजें आप लोगों ने बताई। काफी यूजफुल रही ये टॉक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों लोगों को। थैंक यू सो मच। जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। इसी के साथ ही प्रणाम और फिर मिलते हैं तीसरे इतवार को। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार।